और ये बिल्कुल लॉलीपॉप वाला चैप्टर है अगर फॉर्मूले याद हो गए अपने को। और वाटर फ्लो होता है वैसे हमारा जब चार्ज फ्लो होगा वायर में उसको हम बोलेंगे करंट। क्या बोला मैंने, वीआईपी लोगों के पास पावर होती है, मतलब ये फॉर्मूला वो वीआईपी नहीं, यहाँ वीआईपी लोगों के पास पावर होती है, तो ये फॉर्मूला याद हो गया। क्या याद हो गया, वीआईपी लोगों के पास पावर होती है, मतलब इसका फॉर्मूला पावर का, तो पी से डिनोट करते हैं तो क्या लिख देंगे, पी के सामने इक्वल का साइन लगा देंगे। तो वीआईपी लोगों के पास पावर होती है और जिसके पास पावर होती है तो वो क्या लगा सकता है, वाट लगा सकता है बस। यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज मतलब सिंगल पाइप में अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है मतलब एक सिंगल लाइन है, कहीं करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला, इसके कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए आप याद रखो ओनली सिंपल SIR सर, सर की स्पेलिंग S फॉर सीरीज, I करंट है तो सेम करंट रहेगा क्योंकि सीरीज में, और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सिंपल ऐड होगा। सिंपल ऐड मतलब जैसे 1 2 3 को आप ऐड करते हो बस वैसे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड चैप्टर नंबर 11 है करंट। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले जिसको याद है पूरे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, पूरी थ्योरी बन जाएगी, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मूले कैसे याद रखा जाए। तो उसको याद रखना है कि करंट, करंट वर्ड आया तो करंट और चार्ज में एक रिलेशन होता है, जिसको याद रखने का क्या जुगाड़ है, Q इक्वल टू इट। याद रखना मेरे भाई, Q इक्वल टू इट, इंग्लिश में बोलते हैं ना आप इट इज, बस वैसे ही Q इक्वल टू इट याद रखना अपने को। तो यहाँ पर Q क्या है भाई, चार्ज है, क्या हमारा चार्ज है। I क्या है, करंट है, I को किससे डिनोट करते हैं, करंट से। और T क्या है मेरे राजा, टाइम है। इसका मतलब करंट निकालना तो टाइम कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, मतलब Q अपॉन T क्या हो जाएगा, I। इसका मतलब आप ऐसा याद रख लो, Q इक्वल टू इट होता है और उसके बाद अगर I निकालना है तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में, चार्ज अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, करंट। और इसी से हम डेफिनेशन बना देते हैं, जब भी हमको नीचे टाइम डिवाइड में आता है तो क्या पढ़ना अपने को, रेट। तो क्या पढ़ेंगे, चार्ज अपॉन टाइम है तो रेट है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। जैसे कि फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी, ओम्स लॉ स्टेटमेंट, सब कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड है इस पूरे चैप्टर में। तो आते हैं जरा कैसे इसको याद रखा जाए, इसलिए हम क्या उसकी डेफिनेशन बनाएंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। काम बन गया, तो ये अपने को डेफिनेशन याद होगी। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं हम, क्या होती है भाई यूनिट, तो भाई एक तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इसलिए करंट की यूनिट एम्पियर होती है, उसको भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा एक और यूनिट क्या होती है सर, एक तो हमने बता दिया एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल क्या होता है, ए। सेम एक और यूनिट, जब भी कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो एक फॉर्मूले से भी हम यूनिट बना सकते हैं, जैसे चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट सेकंड, तो हम क्या बना सकते हैं इसकी, कूलाम पर सेकंड भी यूनिट बना सकते हैं। और आप जानते हैं एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखो, ये भाई एम्पियर भी इसी की यूनिट है और कूलाम पर सेकंड भी इसी की यूनिट है। इसका मतलब मैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, 1 कूलाम अपॉन सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम बोलेंगे 1 एम्पियर। क्लियर है, एक फॉर्मूले से हमने करंट की डेफिनेशन, उसी से उसकी यूनिट की डेफिनेशन भी देख लिए और अपना पूरा कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल भी यहां से। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारे लिए क्या है भाई, नेक्स्ट है भाई इसमें इंपॉर्टेंट वोल्टेज। अब भाई करंट फ्लो होगा, कोई भी चीज फ्लो होती है तो उसको धक्का देना पड़ता है। वाटर भी किधर फ्लो होता है, मैक्सिमम हाइट से मिनिमम हाइट के साइड, और उसको भी, उसके लिए भी क्या होती है रिक्वायरमेंट, एनर्जी या वर्क। भाई किसी को अगर वन प्लेस से अनदर प्लेस डिस्प्लेस करना है तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, या तो वर्क करना पड़ेगा या तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। सेम ऐसे यहाँ पर पोटेंशियल, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में डेली लाइफ में क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज आ रहा है क्या, इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बोलते हैं तेरे में पोटेंशियल है या नहीं, भाई तू फोड़ देगा, पोटेंशियल है तेरे में, मतलब ये समझ में आया। पोटेंशियल मतलब एक तरीके से एनर्जी की बात करते हैं हम, तो ऐसे यहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा तो यहाँ पर भी एनर्जी की बात होगी। इसका मतलब ये समझ में आया, इसका फॉर्मूला याद हो जाए। तो फॉर्मूला क्या है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या इसी को वोल्टेज बोलते हैं इसलिए V से डिनोट करते हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q। भाई 1 कूलाम चार्ज या यूनिट चार्ज को हम डिस्प्लेस, वन प्लेस से अनदर डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क डन रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसका मतलब द वर्क रिक्वायर्ड फॉर यूनिट चार्ज डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर यूनिट चार्ज, वाले को 1 ले लेंगे, यूनिट चार्ज डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे हमारा ये वायर है, वायर में कोई एक पॉइंट मान लो A और ये पॉइंट मान लीजिए B। अगर हमको चार्ज यहाँ पर है A से B तक पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा या एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। उसी की बात कर रहे हैं कि यूनिट चार्ज को वन प्लेस से, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट डिस्प्लेस करने में जो भी वर्क डन या एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल।
ये हो गया हमको V इक्वल टू W अपॉन Q याद रखो, या Q भी इधर रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q भी इक्वल टू क्या हो जाएगा W। जैसा चाहे वैसा आप याद रख सकते हो, यहाँ से डेफिनेशन भी बन जाएगी और साथ में फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल भी बन जाएगा। तो V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q। तो याद रखना अपने को, इससे यूनिट कैसे याद निकाल सकते हैं हम। तो यूनिट क्या होती है भाई पोटेंशियल की, तो एक तो वोल्टेज, वोल्ट की यूनिट होगी, जैसे हम डेली लाइफ में बोलते हैं अपने घर में जो करंट आता है वो 220 वोल्ट का आता है, और 420 वोल्ट भी बोलते हैं। आप वो गाना सुना है कि नहीं, 422 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर समझ में आया, वोल्ट क्या होती है हमारी यूनिट होती है वोल्टेज की या पोटेंशियल की। एक और यूनिट क्या हो सकती है, तो मैंने बताया जब भी कोई फॉर्मूला दिया है तो उसकी यूनिट आना चाहिए बनाते हुए। क्या होगी मेरे राजा बताओ तुम लोग यूनिट, तो यूनिट होगी वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम। इसका मतलब ये समझ में आया कि हम 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 जूल अपॉन कूलाम। या वोल्ट भी यूनिट होती है जूल पर कूलाम भी, जूल पर कूलाम, ये फॉर्मूला देखे। और इसीलिए 1 वोल्ट की डेफिनेशन था, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन जो वोल्टेज की पोटेंशियल की डेफिनेशन सेम है, बस उसमें क्या करना है, अभी हम कोई भी यूनिट चार्ज बोल रहे थे, अब यहाँ 1 कूलाम चार्ज बोलेंगे। 1 कूलाम चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जूल इफ 1 कूलाम चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1 पॉइंट टू another point that required work done is called 1 volt। मतलब ये फॉर्मूले से देख के आप इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, ये क्या जाएगा हमारा 1 वोल्ट की डेफिनेशन। इस तरीके से हम इजीली क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। थर्ड यहाँ पर याद रखना है सबसे मेन इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ। अभी पहले आई पढ़ा फिर भी पढ़ा, अब इन दोनों में रिलेशंस पढ़ लेंगे। क्या होता है भाई, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे आप जानते हैं भाई वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा बढ़ेगा, क्लियर है। सिंपल, यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या आता है कांस्टेंट, तो अपने को डायरेक्टली याद रखना है V इक्वल टू IR। अगर आपको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं भी याद हो रहा है तो सिंपल V इक्वल टू IR याद रखो। प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटता है तो क्या आता है कांस्टेंट आता है, तो हमने कांस्टेंट क्या ले लिए R ले लिए। तो अब यहाँ इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। इसी को बोला जाता है मेरे लाल ओम्स लॉ, मतलब V और I में जो रिलेशन है ओम्स लॉ। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन मतलब लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, ये कोई चेंज नहीं होना, रियल चेंज नहीं होना। जैसे ये वायर है, इसमें अगर अभी सब चीजें कांस्टेंट रख दिया जाए, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। बस इसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। और प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है। ये हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। V इक्वल टू IR, जो कि आपको याद हो गया होगा। V इक्वल टू क्या होता है IR, वेयर R क्या है मेरे भाई, R क्या है कांस्टेंट है, और इसी को हम बोलते हैं R फॉर रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जानते हैं आप, रेजिस्टेंस कुछ रुकावट है। हमको कोई, अगर हम घर से बाहर जाने के लिए बोलते हैं घूमने के लिए, तो हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। बस वैसे ही समझो आप, जब वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उनको जो अपोज कर रहा है, करंट को जो अपोज कर रहा है फ्लो होने से, उसी को हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट फ्लो होने को अपोज कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। और इसके बारे में किसने बताया, पूरा ये लॉ के बारे में ओम ने। इसलिए उनकी रिस्पेक्ट रखने के लिए हमने रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रख दिए, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है भाई ओम, क्या होती है ओम, साइंटिस्ट के नाम पे। और इसका सिंबल कैसा होता है, ब्रेकर जैसे। जैसे आपने देखा होगा ना रोड पे, ये देखो रोड हमारी चल रही, फिर ये ब्रेकर लगा, फिर ये, वो भी हमारे मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, रुकावट डालता है। बस वैसे ही का सिंबल है। तो ये ओम का सिंबल भाई ब्रेकर जैसा, ये हमारे मोशन को अपोज करता है। जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो हो रहा है उसका अपोज कर रहा है, बस वैसे ही। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये हो गया, नेक्स्ट आता है भाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर इसमें कंफ्यूज होता है बार बार, इसका क्या फॉर्मूला है, उसको याद रखने का जुगाड़ मैं बता देता हूं। उसको सिंपली अपने को याद रखना है, कॉम्बिनेशन। तो सीरीज वाला याद रख लो, पैरेलल वाला अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। और क्या होता है मेरे लाल सीरीज, कुछ नहीं मेरे भाई, सिंगल पाइपलाइन समझो, एक पाइप है उसमें करंट फ्लो हो रहा है या वाटर फ्लो हो रहा है, बस वैसे ही उसी को हम सीरीज कहते हैं। ये देखो ये सीरीज, ये हमारा कोई बड़ा डंडा प्लस छोटा डंडा माइनस, बड़ा डंडा, बड़ा है तो भाई प्लस ही होगा, छोटा है तो माइनस होगा। तो इसी को बोलते हैं सेल। और जब 2 और मोर सेल कंबाइन कर दिया जाए तो उसी को बैटरी। पर आपके 10th क्लास में सेल और बैटरी को सेम, अगर सर्किट में बात करेंगे तो सेम यहाँ पर रहेगा आपका सिंबल। बट अगर सेपरेट पूछ लिया जाए तो आपको सिंबल वाली टेबल याद रहना चाहिए।
तो ये हो गया हमारा सर्किट। किसको बोलते हैं भाई? मुन्ना भाई सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। सर्किट का मतलब मेरे राजा, तो ये बैटरी है और ये स्विच है, और इसमें अगर रेजिस्टेंस, फैन, कुछ भी लगा दो डिवाइस आप, तो उनको अगर कंबाइन कर दिया जाए विथ वायर तो उसको हम बोलते हैं सर्किट। बैटरी, स्विच, ये हमारा रेजिस्टेंस, और हमने क्या लगा दिया, और मान लीजिए अमीटर लगा दिए। अमीटर क्या होता है मेरे लाल? करंट को मेजरमेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं? अमीटर बोलते हैं। इसका मतलब ये समझ में आया कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोला जाएगा? जब हमारे सर्किट में वायर कैसे कनेक्ट हो, सीरीज में हो, सिंगल लाइन में हो, इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे सिंगल पाइपलाइन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जैसे बड़ा डंडा छोटा डंडा, बड़ा डंडा प्लस प्लस से हमारा क्या होता है? करंट फ्लो होता है। आप देख रहे हो कि करंट हमारा सिंगल पाइपलाइन से जा रहा है, कहीं पर भी डिवाइड नहीं होने वाला। जब हमारा करंट डिवाइड नहीं होगा उसको हम बोलेंगे, और जब हमारा करंट डिवाइड हो जाएगा पैरेलल। भाई एक के ऊपर एक, तो मतलब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो एक के ऊपर एक रहेंगे तो करंट क्या होगा? डिवाइड रहेगा। तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जब सिंगल पाइपलाइन है और हमारा करंट सेम फ्लो हो रहा है हर जगह, R1 हो, R2 हो या R3, सब में करंट क्या हो रहा है? सेम। यहां से स्टार्ट हुआ, घूम फिर के यहीं पर आ गया, क्लोज लूप में अगर करंट सेम फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे लाल इधर देखो, यहाँ पर कैसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। आप याद रखो सर, याद रखो सर, SIR, सर याद रखोगे, सर SIR, सर की स्पेलिंग ये होती है। बस सर से ही आप सीरीज कॉम्बिनेशन को क्या करोगे? याद रखोगे। कैसे सर? भाई एग्जाम में लिख के नहीं आया ना है, तो वहां पर लिख दिए सीरीज कॉम्बिनेशन आए, सर लिख के आ गए। अरे नहीं भाई, ये तो ट्रिक है याद रखने के लिए। तो ये सर, सर कैसे याद रखेंगे? तो ये जो स्पेलिंग है SIR, इससे बहुत मीनिंग है। तो एस फॉर क्या याद रखना है? सीरीज। एस फॉर क्या याद रखना है? सीरीज। और आई क्या है? करंट, तो सीरीज, तो एस फॉर सीरीज। और करंट इसमें क्या होगा? सेम करंट होगा, सेम करंट फ्लो होगा। और करंट मतलब आई, सेम करंट फ्लो होगा। और सीरीज है तो आर का एडिशन कैसा होगा? सिंपल एडिशन होगा। तो सिंपल एडिशन ऑफ आर, सिंपल एडिशन ऑफ आर, मतलब रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का क्या होगा? सिंपल एडिशन होगा, क्योंकि सीरीज में सिंपल एडिशन होगा। मतलब टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर ज्यादा रहे चलते जाएगा। बस इतना ही याद रखना अपने को। फिर से एक बार देख लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, सो ऑन। क्लियर है इतना? बस पैरेलल तो इसका क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। इसका मतलब बहुत इजी है भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा मेरे लाल? जस्ट इसका अपोजिट। उसमें करंट क्या हो रहा था? सेम फ्लो हो रहा था। उसमें क्या होगा? करंट मेरे राजा डिवाइड होगा। करंट क्या होगा हमारा? डिवाइड होगा। जब हमारा करंट डिवाइड होगा तो हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल मतलब क्या है मेरे लाल? ऊपर नीचे, एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेंगे। क्लियर है? और ऊपर नीचे नहीं भी रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो ये समझना अपने को कि ये कैसा होता है, यहाँ पर करंट डिवाइड होना चाहिए। जैसे तुम्हारे घर में नल आता है तो एक मेन लाइन आती है और उसके बाद क्या है? सबके घर में क्या हो रहा है? नल लगे हैं, मतलब वाटर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ऐसे अगर करंट डिवाइड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे ये प्लस डंडे से हमारा करंट आ रहा है, यहाँ पर भी ये पाइपलाइन, ये देखो इस पॉइंट पर पाइपलाइन रास्ते से जा रही, मतलब एक नल ये तुम्हारे घर गया, एक अपने पड़ोसी के घर गया, और एक अपनी वाली के घर गया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? करंट डिवाइड हो रहा है, और करंट डिवाइड हो रहा है तो याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल एक के ऊपर एक पढ़ा है अपने 9th क्लास में पैरेलल मैथ्स में। बस यहाँ पर भी क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। करंट जब भी डिवाइड हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब ये याद हो गया भाई मेरे लाल, करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर करंट I1 जा रहा होगा, I2, यहाँ पर I1 और इधर I3, तो हमारा करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। और ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे भाई? R3, R1 और ये R2 हमारा रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हमारा करंट डिवाइड हो गया तो मतलब समझ जाओ क्या, क्या समझ जाओ कि करंट डिवाइड हो गया तो वोल्टेज क्या होगा? सेम। जैसे उसमें वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट था सीरीज में, यहाँ क्या डिवाइड हो रहा है? करंट। तो करंट डिफरेंट डिफरेंट है तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या हम बोल सकते हैं कि करंट क्या होगा हमारा? डिवाइड। सेकंड, वोल्टेज क्या होगा मेरे लाल? जब करंट डिवाइड हो रहा है तो वोल्टेज सेम रहेगा। सेम वोल्टेज होता है, सेम वोल्टेज या पोटेंशियल किसमें? पैरेलल में। और लास्ट थर्ड हमारा मेरे लाल क्या है? थर्ड फॉर्मूला सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज में सिंपल ऐड होता है और पैरेलल में क्या होगा? डिवाइड करके ऐड हो जाएगा। डिवाइड करके ऐड होगा मतलब 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो आया समझ में मेरे राजा? फिर से एक बार देख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता है, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब हमारा पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक, या हम बोल सकते हैं करंट डिवाइड होना चाहिए। जब भी करंट डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप कुछ नहीं, जैसे हमारे घर में मेन पाइपलाइन आती है और उसके बाद फिर क्या है? नल आते रहते हैं, हमारे घर में आएंगे, हमारे पड़ोसी के घर में, आपकी वाली के यहाँ पर आएंगे,
तो बस यही है भाई कि जो हमारा वाटर डिवाइड होता है वैसे ही यहाँ करंट जब डिवाइड होता है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सीरीज में सिंपल एडिशन होता है रेजिस्टेंस का, तो पैरेलल में क्या होगा, उल्टा रेजिस्टेंस होगा, 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। करंट डिवाइड हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इजी है मेरे लाल, पावर। पावर तो पावर है भाई, वीआईपी लोगों के पास क्या होती है, पावर, बस वही हमको याद रखना है। यहाँ पर क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, वीआईपी लोगों के पास क्या होती है, पावर। जैसे पावर का फॉर्मूला भी याद हो गया और पावर की यूनिट भी याद होगी। पावर की यूनिट क्या होगी, वॉट। तो इसका मतलब वोल्टेज, वोल्टेज इंटू करंट, आई आई पी इंटू आई क्या हो गया, पावर की। याद हो गया अपने को, क्लियर है? तो पी आई इक्वल टू पी, पी आई पी लिखो और पावर का फॉर्मूला इसलिए पी के इक्वल का साइन लगा, काम खत्म। पी आई तो पास पावर होती है इसलिए वाट लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसकी यूनिट तो याद होगी सर हमको, वॉट लगा दिए हमने, तो वॉट लगा दिए। अरे भाई बोर्ड एग्जाम पूरा कंप्लीट हो गया, वाट लगा दिए उसकी। नेक्स्ट, अब हमको एक और यूनिट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से। फॉर्मूले से एक और यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्टेज की वोल्ट, इंटू करंट की क्या होती है, एम्पियर। तो क्या हो जाएगा हमारा, वोल्ट इंटू एम्पियर भी एक यूनिट हो जाएगी किसके, 1 वॉट के। पीआईपी लोगों के पास पावर होती है और जिसके पास पावर होगी वो वॉट लगा देगा। अब इसके दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं हम। ओम्स लॉ से हम जानते हैं, ओम्स लॉ से क्या होता है मेरे भाई, ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला हो गया वी आई इक्वल टू पी, और ऐसे इसके 3 फॉर्मूले हैं, वो उसको बनाना सीखो मेरे लाल, रट्टा मारो मत, इसको बस ट्रिक से याद कर लो। अब हम जाते हैं, हमारा मन हुआ भाई हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है इस फॉर्मूले में, तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ से v इक्वल टू आई आर पुट कर सकते हैं। p की जगह मैंने क्या करा, आई आर पुट कर दिया, और इंटू आई इक्वल टू पी, आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया। और थर्ड वाला, इस बार मुझे आई उड़ाना चाह रहा हूं मैं, तो आई उड़ाना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा मेरे लाल, तो आई को फिर से हम यहाँ पर ओम्स लॉ से इक्वल टू आई आर होता है, पर आई चाहिए मुझे, आई उड़ाना है, तो आई की वैल्यू रखूंगा, मतलब v अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, चार डिवाइड में चल जाएगा, तो आई की जगह क्या रख सकता हूं मैं, v अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू v क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू p। एक और फॉर्मूला बन गया। सर ये फॉर्मूला कब लगाना है, याद तो हो गए, बना तो दिए आपने, सिखा तो दिए मेरे लाल, ये याद रखो, जहां करंट आई का स्क्वायर आ रहा है मतलब आई की इंपॉर्टेंस है, और जिसकी इंपॉर्टेंस है और करंट की इंपॉर्टेंस, करंट कहां पर सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सिंगल पाइपलाइन। तो करंट हमारा जब भी सेम रहेगा, करंट सेम या करंट कांस्टेंट रहेगा, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन जबकि बात करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, ये वाला पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब अगर यहाँ पर भी दिख रहा है, भी कहां पर सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये फॉर्मूला किसके लिए रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा क्वेश्चन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा, तब हम इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर बात है? तो इस तरीके से तीनों फॉर्मूले याद हो गए, और जब ये तीनों फॉर्मूले याद हो गए तो सेम फॉर्मूले हमारे लिए किसके लिए मेरे राजा, तो सेम फॉर्मूले हमारे किसके लिए, एनर्जी के लिए। सेम फॉर्मूले हमको क्या करना है, एनर्जी के लिए याद रखना है। ये देखो जरा, फर्स्ट हमने याद रखा कि आईपी लोगों के पास पावर होती है, सेकंड ओम्स लॉ से v की जगह क्या लिख दिए, आई आर, तो आई इक्वल टू पी, तो आई का स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू क्या हो गया, पी। थर्ड क्या हो गया मेरे राजा, थर्ड मेरा इस बार आई को उड़ाना चाह रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओम्स लॉ से v अपॉन आर भी तो होता है इक्वल टू पी, तो क्या बन गया, v का स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू पी। इस तरीके से मैंने देखा 3 फॉर्मूले के आ गए मेरे पावर के फॉर्मूले, ये वाला हमने याद रख लिया ट्रिक से, और ये 2 बना लिए। सेम ऐसे ही हीट के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल हीट, उसको याद रखने का तरीका क्या है, हीट या इलेक्ट्रिकल वर्क, हीट बिट याद रखो, VIT, हीट इक्वल टू बिट, याद रखोगे, हीट इक्वल टू VIT बिट, हीट बिट याद हो गया। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो हमारी एनर्जी है या वर्क है वो क्या है, हीट इक्वल टू बिट है, क्योंकि जो एनर्जी होती है वही वर्क होता है, वही क्या होता है हमारा, कहना चाहिए हीट होता है, मतलब तीनों की यूनिट जूल है और फॉर्मूले भी सेम है। तो हीट बिट याद रख लो, हीट इज इक्वल टू बिट, बिट याद हो गया। इसका मतलब मैंने ये देखा, ये जो मेरा फॉर्मूला है VI, उसमें अगर मैं T का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हीट या एनर्जी या वर्क डन आने लगा। इसका मतलब मैं सेकंड वाला भी ये जो मेरे को फॉर्मूला आया पावर का, उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा मेरे भाई, नेक्स्ट हमारा हीट या एनर्जी का फॉर्मूला जाएगा, मतलब आई का स्क्वायर इंटू आर में क्या कर दिया मैंने, टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इस वाले फॉर्मूले में भी मैंने क्या करा, टी का स्क्वायर अपॉन आर के साइड में क्या कर दिया, टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला भी क्या हो गया, मुझे याद हो गया। इस तरीके से हमारे ये फॉर्मूले इजीली याद हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट हमारा जो टॉपिक बचा है वो क्या है, आर का एक और फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या होता है भाई, इसको रो पढ़ा जाता है, रोना नहीं है अपने को, ये रो पढ़ा जाता है, इसको एल लेंथ है, ए एरिया है, इसका मतलब रेजिस्टेंस, ये इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, एल लेंथ है और ये क्या है, एरिया, किसका, अपना नहीं भाई, वायर का या कंडक्टर रॉड का या कंडक्टर का है। ठीक है,
और यहाँ पर ये जो रो है वो स्पेशल होता है, नाम ही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब स्पेशल है भाई। और ये सभी मटेरियल का क्या होता है, स्पेशल। जैसे हर एक स्टूडेंट यूनिक है, सबका अपना एक तरीका है पढ़ने का, बस वैसे ही हमारा मटेरियल सब स्पेसिफिक होता है कि कौन अपने में से करंट फ्लो होने देना चाहता है, कौन नहीं चाहता। जैसे वुड, हमारा ड्राई वुड नहीं चाहता कि मेरे में से करंट फ्लो, उसका मतलब उसका रेजिस्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। और जो गीली वाली लकड़ी है या वेटेड वुड है उसमें करंट फ्लो हो सकता है, तो मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे हमारा कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर में इजीली करंट फ्लो हो रहा है, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी कम है, और वहीं पर प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है भाई, मटेरियल पे, और किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। इतना याद रखना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, और आपको सब समझ में जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्त और अपने दोस्तों को भी शेयर